हमारे साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जी हैं। इनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे देश के हालात और वर्तमान राजनीति को लेकर। मुख्य रूप से अभी 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसको लेकर आपका क्या मानना है कि कांग्रेस कौन कौन से राज्यों में उनकी स्थिति कैसी है, और कांग्रेस समर्थित जो लोग हैं, मतलब कुल मिलाकर कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित जो पार्टियां हैं उनकी स्थिति क्या है? असम में मुझे लगता है कांग्रेस के लिए संघर्ष है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस 0 सीट से 294 सीट लड़ रही है, एक भी सीट नहीं थी पिछली विधानसभा में। टीएमसी के साथ इंडिया अलायंस में हम पार्टनर्स हैं। अभी भी जो परिसीमन बिल आया था उसमें कांग्रेस टीएमसी ने साथ एक मत होकर मतदान किया था, लेकिन फील्ड में आमने सामने चुनाव में लड़े। कुछ सीटें कांग्रेस को मिलेंगी ऐसा हम लोग अनुमान लगा रहे हैं। वो डबल डिजिट में भी पहुंच जाए तो हम लोग को खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। टफ है वहाँ कांग्रेस के लिए, अभी खाता खोलना है और एक नई शुरुआत हो रही है। मुझे लगता है कि सरकार टीएमसी की बनेगी, मुझे लगता है। हालांकि बीजेपी का दबाव बहुत रहा फील्ड में भी और अन्य माध्यमों से भी। चुनाव के दरमियान ईसी, चुनाव के दरमियान में इलेक्शन कमीशन, ईडी और अर्धसैनिक बल इत्यादि इत्यादि, यानी हर तरह से उनने अब की शांति से कोशिश की। हल्ला गुल्ला ज़्यादा नहीं किया, लेकिन अंदर से काफ़ी कोशिश की है। तो उससे ऐसा लगता है कि संघर्ष की स्थिति बन सकती है। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में विजय जो एक्टर हैं ये फैक्टर हैं। ये मामला किस तरफ ले जाएंगे? क्या खुद बहुमत प्राप्त कर लेंगे? कुछ आकलन है कि 20 से 140 सीट उनकी आ सकती है। वहाँ का हाउस 118 में बहुमत प्राप्त कर लेता है। कोई दल अगर 118 सीट पाएगा तो अगर इनको 140 सीट दे रहे हैं तो विजय की सरकार हो गई। कुछ उनको 20 सीट दे रहे हैं। कुछ लोगों का आकलन है कि वो 8, 10, 12% वोट पाएंगे। कुछ लोगों का आकलन है कि 100% हमसे लिख के ले लीजिए कि 30% वोट पाएंगे। अगर वो 30% वोट पाएंगे तो वो त्रिशंकु विधानसभा बनने की संभावना बनती है। अगर वो एडीआईएमके का वोट खींच लेते हैं तो फिर डीएमके और टीवीके के बीच में संभावना बनती है। अगर तीनों को वोट जाते हैं तो फिर त्रिशंकु विधानसभा। केरलम की बात करें, खासकर की कहा जा रहा है कि वहाँ यूडीएफ की सरकार जी, अच्छे चांस हैं। वहाँ यूडीएफ की सरकार नहीं बनी तो बल्कि आश्चर्य होगा मुझे। पुडुचेरी की क्या स्थिति है? पुडुचेरी में चांस थे कांग्रेस के, लेकिन मुझे लगता है कि गड़बड़ाया। जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं वो पॉपुलर हैं। उनके जो मंत्री थे उसमें भ्रष्टाचार इत्यादि ये सब बहुत सारी बातें थीं। बीजेपी उनके साथ गठबंधन में है। बीजेपी के द्वारा मनोनीत लेफ्टिनेंट गवर्नर भी उनको परेशान कर रहे थे, जैसे वो कांग्रेस की चीफ मिनिस्टर नारायण सामी जी को परेशान कर रहे थे। तो परिस्थितियाँ ठीक नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस और डीएमके जिस तरह से शुरू से आखिरी तक साथ रहना चाहिए था, बीच में थोड़ा गड़बड़ा है। बाद में साथ लड़े, लेकिन लोग वहाँ कह रहे हैं कि 6 से 12 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं, 4 से 12 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। इसी बीच पूर्व कृषि मंत्री रामविचार नेताम का कल एक बड़ा बयान है। उनका कहना है कि चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस के कई जो विधायक हैं पाला बदल सकते हैं, यानी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये रामविचार जी कई बार मजाकिया मूड में भी आते हैं, हंसी मजाक करके। तो ऐसे अमूमन गमगीन राजनीतिक वातावरण में ये लाइट बातें भी चलती हैं, तो मैं उससे ज़्यादा उनकी बात को नहीं देख रहा कि मजाकिया लिहाज में उनने कुछ कह दिया। आप भी कह रहे थे कि बीजेपी के बहुत सारे विधायक आपके जैसे उनने कहा तो मैंने कहा कि मेरे भी संपर्क में हम लोग मिलते ही रहते हैं, एक दूसरे से बातें होती ही रहती है। उसको अगर मैं कह दूं कि हाँ मैंने सेटिंग कर ली है, बीजेपी के लोग आ रहे हैं, तो क्या मतलब। अभी एक चीज़ और, चुनाव के जस्ट बाद हम देख रहे हैं कि कमर्शियल गैस के दाम में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी हुई। 993 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ोतरी की जी, लगभग 2,000 कुछ कमर्शियल गैस के रेट थे, ये हो गए हैं 3,000 कुछ। और 588 मेरे ख्याल से घरेलू गैस के रेट से ये 800 कुछ हो गए, लगभग 1.5 से थोड़ा सा कम। और अप्रत्याशित बढ़ोतरी, साल भर भी गैस के रेट बढ़ते रहे,
ऐसा भी नहीं है कि साल भर नहीं बढ़ते रहे, और साल भर बढ़ते रहने के बाद एकदम से 1.5 का जंप, ये अप्रत्याशित था। अपने आप में ये घरेलू बजट पे नकारात्मक असर डालेगा, और उसके साथ जिस तरीके से लोग को, देश के लोगों को गुमराह किया गया, उनको विश्वास में नहीं लिया गया। आम चर्चा हो रही है कि इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है, हॉर्मुज के स्ट्रेट से सामान नहीं आ रहा है, 85% गैस भारत का वहाँ से आता है, जहाँ से जहाज़ नहीं निकल रहे। 85%, 50% कच्चा तेल, पेट्रोलियम वहाँ से आता है, 85% गैस आता है, और आपने देश को बोल दिया कोई चिंता की बात नहीं है, सब ठीक है। अभी ये भी कहा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम में भी 5 से 10 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है प्रति लीटर। आपको आ ही नहीं रहा है सामान आ ही नहीं रहा आपके पास, और आएगा, अगर महंगा आएगा तो आपको भी दाम बढ़ाने पड़ेंगे। कच्चा तेल $70 प्रति बैरल के आसपास था, अभी 100 से ऊपर चल रहा है, तो लगभग ये 1.5 हो गया। बात रेट बढ़ने का ही नहीं है, बात देश को गुमराह करने का है कि आप कह रहे हो कि कोई चिंता नहीं है। यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि अगर ये परिस्थिति चलती रही तो कच्चा तेल का दाम 150-200 तक जा सकता है। रघुराम राजन जी का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो ये कह रहे थे कि चिंता इस बात की है, अगर ये जल्दी ख़त्म नहीं हुआ तो 120 के आसपास तो एक बार छू चुका, फिर थोड़ा सा नीचे गया है, फिर अगर ये लंबा चलेगा। आज ईरान की स्थिति क्या है, वो बता रहे हैं कि जितना उनका उत्पादन है, लगभग जितना उनको स्टोर करने की कैपेसिटी है, तेल बाहर नहीं जा रहा है, करीब करीब पूरा हो गया। अब अगर उनके तेल का उत्पादन लगातार चलता रहा तो उनके पास रखने की जगह नहीं। अगर वो तेल निकालने के कुएं को, हम गैस वो कहते हैं, उसको बंद कर देते हैं, तो उसको चालू करना बहुत कठिन होता है, वो नष्ट होने की कगार पे आ जाता है। तो उस स्थिति में अगर तेल ही नहीं होगा तो वो सामान की चीज़ तो दाम तो बढ़ना ही बढ़ना ये है। जो किल्लत है ये सब समझ रहे हैं, इसका समाधान क्या होना चाहिए आपके अनुसार से? भारत में सस्ते तेल उपलब्ध हो, इसके या सस्ते रसोई उपलब्ध हो, इसके लिए क्या शांति, उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। जब तक शांति नहीं होगी और सामान्य रूप से उत्पादन हुई वस्तु लोगों तक नहीं पहुंचेगी, दुनिया में नहीं पहुंचेगी, किल्लत होगी, तो दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अगर कच्चा सामान का दाम बढ़ेगा तो उपभोक्ता के तक वो, यानी गवर्नमेंट कब तक सब्सिडाइज करेगी? उसको तो करना ही पड़ेगा। आप गुमराह मत करो ना। मोदी सरकार की सबको क्या मालूम भूमिका, है, आपने कहा क्या कि भूमिका सबको होनी मालूम चाहिए मोदी सरकार की? लोगों को विश्वास में लेके चलना। आप कह रहे हो कि सबको मालूम है कि गड़बड़ है, और सरकार कह रही है कि चिंता मत करो, सब ठीक है। ये आपत्तिजनक है। आप बोलो ना कि दिक्कत है, पूरा देश एक साथ खड़े हो, हमारे पास इस चीज़ की कमी है, डीजल पेट्रोल कम खर्च करिए। आप देश को विश्वास में लो भाई, आप ही देश नहीं हो भैया, हम सब देश हैं, हम सब देश के हिस्से हैं, हम सब मिलके इस देश को चलाते हैं। आप सरकार में बैठे हो 5 साल के लिए, तो ये आपका देश हो गया क्या? ये अभी तक जो कंट्रोल में था ये चुनावी राजनीति की वजह से। 100%, और ये आपत्तिजनक चीज़ है। विश्वास में लीजिए ना, हम नासमझ हैं क्या? अभी देखिए आपने कितने सरलता से उस बात को कहा, हम सब जान रहे हैं, और सरकार कह रही है कि कोई चिंता नहीं। अब कांग्रेस का क्या कदम रहेगा इस पूरे मुद्दे को लेकर? कांग्रेस का कदम रहेगा सरकार को कहना कि आप पूरे देश को विश्वास में लेके चलिए, जहां दिक्कत है बोलिए कि दिक्कत है। जब युद्ध होता है तो क्या हम लोग कहते हैं कि सब हम खड़े हैं, जाइए दुश्मन को ठोकिए? कांग्रेस कहती है नहीं, हम साथ नहीं देंगे। देश का सवाल है, पूरा देश खड़ा रहेगा और कहेगा कि ऐसा संकट आया। मैंने एक बार उदाहरण भी दिया था, हम लोग छोटे थे, जब युद्ध हुआ था तो लाल बहादुर शास्त्री जी शायद प्रधानमंत्री थे, ये था कि एक टाइम खाना मत खाइए। हम लोग एक टाइम खाना नहीं खाते थे, मम्मी डैडी हम लोग सब घर में बैठते थे, खाना पे टेबल पे बैठते थे, तो ये था कि नहीं वहाँ से है, एक टाइम खाना नहीं खाना। सोना दे दीजिए, घर की महिलाओं ने सोना ले जाके जमा किया सरकार के पास, बैंकों के माध्यम से इत्यादि जमा किया। ये विश्वास में लेना होता है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव जी, जिन्होंने न सिर्फ महंगाई, तेल के जो अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं और साथ ही साथ चुनाव के जो नतीजे हैं, जो परिणाम आने वाले हैं, उन तमाम विषयों को लेकर बेबाकी से अपनी बात रखी। कैमरा पर्सन महावीर के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू।